तो एनके सिंह साहब करेंगे। एनके सिंह साहब ये हैं कि ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, लेकिन हम लोग इनको टेलीविज़न मीडिया में अमर सेन कहते हैं क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया है एनके सिंह साहब। एनके सिंह साहब मॉडरेट करेंगे इस सत्र को। लेकिन अर्नब के बारे में बहुत सारे बच्चों ने अभी टेप देखा होगा और मीडिया इंस्टीट्यूट में हम लोग भी कोशिश करते हैं कि आप लोग टेप देखें और अर्नब के शोज देखें, उससे समझ में आए कि किस तरह से एंकरिंग होती है। और अभी अर्नब के आने के पहले भी कुछ बच्चों ने आपके 2-3 शोज देखे। बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे और चूंकि आप मीडिया स्टूडेंट हैं इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या आपके भीतर सवाल उठते हैं किसी को एंकरिंग करते हुए देखते हुए, और वो एंकर अगर अर्नब गोस्वामी हो तो। और बहुत बार बहुत क्रिटिकल सवाल भी होते हैं स्टाइल ऑफ एंकरिंग को लेकर, एग्रेशन को लेकर, वो सारे सवाल जो आपके जहन में हैं। अर्नब के शो में जब लोग आते हैं तो सिर्फ अर्नब बोलते हैं, बहुत कम लोग बोल पाते हैं। यहाँ मौका है कि आप इनको चुप करा सकते हैं। आपको जैसे सवाल पूछने हो पूछिए, और जब भी आप इनके जवाब से कुछ सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको 2 साल 5 साल बाद जब किसी चैनल में आप कोई एंकर बनेगा, रिपोर्टर बनेगा, कितनी तैयारियों की जरूरत होती है। आप सब लोग देखते होंगे कि कैसे एंकरिंग के दौरान या जो शोज अर्नब करते हैं कितनी तैयारी होती है, बैकग्राउंड रिसर्च और प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सीखना जरूरी है और उसके लिए आप कुछ ऐसे सवाल भी पूछेंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे जो आगे आपके फ्यूचर में बहुत मददगार साबित होगा। इसी के साथ अर्नब स्वागत है। और अर्नब लगातार तीसरी बार हमारे इस मीडिया फेस्ट में आए और इसके लिए इनका स्वागत किया जाना चाहिए। खास बात ये कि अर्नब गोस्वामी टेलीविजन शोज जो चैनल पर करते हैं टाइम्स नाउ, इसके अलावा आमतौर पर बहुत कम सेमिनार्स में जाते हैं। लेकिन हमारा प्रिविलेज है कि अर्नब को हमने तीसरी बार बुलाया और यहाँ आए, और आज तब जब अभी इलेक्शन अनाउंस हुआ ऐसे समय में भी, कल जब इलेक्शन की खबर आई मुझे एक डर हो रहा था कि कहीं बिजी हो, लेकिन उसके बाद भी आए। तो शुक्रिया अर्नब। और आपसे जो कुछ बच्चे सवाल पूछेंगे आपके जवाब से बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जो 2 साल 4 साल 5 साल बाद, हो सकता है इनमें से 5-7 साल बाद कोई अर्नब गोस्वामी, राजदीप सरदेसाई या अनुराधा प्रसाद, अजीत अंजुम तो नहीं बोल सकता हूँ, ये सब लोग इसमें से बने। तो इसलिए आप सबके लिए एक अच्छा मौका है, दिल में जो बात आए सवाल पूछिए, ओपन सेशन हो और इससे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। एनके सिंह साहब आगे की बातचीत जी। पहले एक बार अनुराधा जी अपनी बात रखें। जी मैं बात नहीं रख रही हूँ, मैं आई जस्ट वांट टू रियली वेलकम अर्नब फॉर योर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम। आपने इतने आज भी अभी इलेक्शन, एक्चुअली मैं भी डर रही थी कि अर्नब अब आएंगे कि नहीं, कहीं वहीं सुबह से ही शुरू ना हो जाए, लेकिन you've come here and I'm really, we are very honored to have you here. एक चीज़ मैं अर्नब के बारे में बोलूँगी कि पिछले 3-4 साल से जब से न्यूज़ आज चल रहा है, शुरू में अर्नब को हिंदी बोलने में मुश्किल होती थी, लेकिन आजकल वो हिंदी में सवाल करते हैं और बड़े बड़े धड़ल्ले के साथ हिंदी बोलते हैं। तो one thing that I think Arnab has learned through the news hour is how to become bilingual. So welcome to this open session here. The students are very very keen to have you and gain something out of you. Thank you. एक सेकेंड, इसमें बहुत दिलचस्प है अनुराधा जी ने जो कहा। अर्नब हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, उसके कई एग्जाम्पल हैं, कई इंटरव्यू राज ठाकरे से लेकर कुमार विश्वास तक। और कई बार बहुत दिलचस्प लगता है कि कोई अंग्रेजी वाला आदमी जब हिंदी बोले। और एक बार अर्नब ने, मैं कोई शो देख रहा था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, हिपोक्रेट किसी को बोला, सामने वाला शायद समझा नहीं। अर्नब ने किसी से पूछा कि हिपोक्रेट का मतलब क्या होता है, उसने कहा दोगलापन। 5-7-10 बार अर्नब ने दोगलापन 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 बोला। मैं सोच रहा था कि अगर वो टिपिकल हिंदी वाला सुनने वाला तो रिएक्ट कर सकता है, लेकिन ये एक कई बार सुनने में बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीज कि आप उससे ये सीखिए कि अर्नब, ये कहना चाहूंगा कि बहुत इंग्लिश के जो डिबेट्स हैं उसकी फिक्स व्यूअरशिप है। अंग्रेजी वाले लोग देखते हैं, जो टिपिकल हिंदी व्यूअर है वो इंग्लिश डिबेट कई बार नहीं देखता। टिपिकल व्यूअर की बात कर रहा हूं। बट न्यूज आवर ने ये ट्रेंड को तोड़ा है कि हिंदी में भी जिसको डिबेट में इंटरेस्ट है वो 9 बजे न्यूज आवर ट्यून करता है, क्योंकि उसको मेंटल खुराक भी मिलता है। और कई बार जो गेस्ट आते हैं उससे जब हिंदी में अर्नब कम्युनिकेट करते हैं वो बहुत दिलचस्प होता है किसी के समझने के लिए भी। इसलिए इसके लिए भी तालियां कि हिंदी व्यूअर भी 9 o'clock अर्नब गोस्वामी के शो देखते हैं। चलिए। Hello. So Arnav has taken off his coat. So It's because it's hot. I mean, his aggression has already started showing up. So the country wants to know today from Arnav.
Arnav, Anuradha ji, Ajit ji, dear students and faculty members, this is a great occasion today. Arnav has become an icon in Indian journalism. He had broken some established journalistic norms, and to my mind, they have been really established. Those norms which had been broken by Arnav, they have become the byword in journalism today. The fact of the matter is that Indian democracy is in a different stage where you have to break the norms. Those institutions who are into this business, they have to break this norm. Arnav's aggression is very palpable. You can agree with him, you can disagree with him, but you can't ignore him. That is the fundamental of Arnav's style of journalism. Napoleon had once said, in politics, there may not be very sane elements, but still politics continues. Arnav has become an epitome of aggression in debate. I was wondering, why does he do it? Why this aggression? Can't he say in a very soft language? And where is the problem lying? Because there is a problem. His aggression is a problem. But why do people like this aggression and still dislike it? Our Indian democracy is such that level of understanding of society is very low. Volume of information is very low. In such a situation, when politicians try to circumvent the basic logic, therein comes the role of Arnav. So Arnav is right in front of you. Now your questions, Arnav's answers. I'll only expect that your questions should be very well thought out, well framed, because otherwise, I mean, this discussion will not get the maximum benefit that we are going to derive out of it. So Arnav, now you, there is an interface between you and the, so you are going to explain as to why you do it. First of all, NK Saab, thank you very much for that wonderful introduction. My friend Ajit Anjum, you are right, Ajit, I don't go out very much. But I always come to Manthan. I come to your festival. I come here because I believe that you have created an opportunity for me to interact with students who will be professionals in the future. And I have deep respect for Anuradha. And now there's Ravina, there's Ajit. So this is an organization that I respect. So my coming here is my expression of my respect, love and affection for this institute. Now that you have diagnosed the disease, which is my aggression, you are looking for the cure. There is no cure, NK Saab. And you should not look for a cure. I was bored. I'll just say a few things at the start and then उसके बाद आप सवाल कीजिए, मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आपको जवाब दूंगा. जिस तरह से जर्नलिज्म हो रही थी हमारे देश में 8, 9, 10 साल पहले, उससे मैं ऊब गया था. I was bored with it. And in fact, I would not be a journalist if I was to do journalism in a boring manner to a bored audience, in the same boring questions, put to the same bored panelists, the same boring stories. No impact, zero impact. It doesn't affect you. You switch on a television set, you watch 2 minutes of the news and then you watch Kaun Banega Crorepati. We are not competing with entertainment channels. But the fact is that journalism lost its heart. Journalism lost its heart somewhere. And journalism lost its heart because people who practice journalism got disconnected from the people to whom they are serving their news. Let me put one thing to this young audience today.
there were 2 Navy officers who died on Wednesday, you may know, right? One of them is 27 years old, the other is some 25, 26 years old, late 20s or early 30s. And they died because this country of ours could not provide Exide batteries for the submarine. Exide batteries, not foreign batteries. Exide is a Calcutta-based company. It's an Indian company. Right? The bureaucrat said this submarine requires new batteries, sir. 3 years back. I had the note. So the government says we'll think about it. 1 year they do nothing. After 1 year they say, okay, the solution is to buy new batteries. Do you have to wait 1 year to find out whether you have to buy new batteries for a submarine? 100 people go into that submarine, young officers and sailors. They go into that submarine, they risk their lives. If the battery collapses, their lives are at stake. For 1 year they did nothing. Eventually they decided, okay, it will take 1 more year. So what do we do for the 1 year? 1 साल तक हम क्या करें? कहाँ से बैटरी लाए? तो बोली सेकंड हैंड बैटरी दूसरे सबमरीन से निकाल के इस सबमरीन में डाल दो. आपको पता है वेडनेसडे के ट्रेजेडी के बारे में, मगर क्या आपको पता है ये क्यों हुआ? ये हुआ क्योंकि सेकंड हैंड बैटरी एक सबमरीन से उठा के दूसरे सबमरीन में डाला गया. और जो सबमरीनर थे उन्होंने कहा है, हमारे पास अकाउंट्स जहां पे वो कहते हैं हम जानते हैं हम सबमरीन पे जाते हैं, वी डोंट नो. वो कहते हैं हम कफन बांध के जाते हैं वहां पे. वी डोंट नो वेदर वी विल कम बैक डेड और अलाइव. नाउ यू टेल मी एनके साहब, my generation, okay? I came out of college in 1993. We are the first post-reforms generation of this country, right? My generation cannot accept what A.K. Antony has done. And my generation will say, it is not some submariner's fault कि उससे चूक या गलती हो गई कि accident हो गया. Accident गलतियों के कारण नहीं होते हैं. These accidents happen because there are a set of politicians in our country who don't care about the 27 and 28-year-old Navy boy, not even married, who died. And you tell me, और मैं कहता हूं कि जिन लोगों को इस सब पे आक्रोश और गुस्सा नहीं आता है, उन्हें जर्नलिज्म छोड़ देना चाहिए. This is not journalism. जिस जनरेशन में हम बड़े हुए, हम जहां पे स्कूल में गए, हम भी जबलपुर में पढ़े, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था, और हम न्यूज देखते थे उस समय. Did that news have a heart? Did it make an impact? Was there not corruption in our country? Did people resign? Scams क्या उस जमाने में होते नहीं थे, मगर टीवी में लोग क्या देखते थे? टेलीविजन, जो सारे दुनिया की सबसे हाईएस्ट इंपैक्ट मीडियम है, कोई मीडियम नहीं है, ना इंटरनेट, ना प्रिंट, ना न्यूज़पेपर्स, जिसकी जितनी इंपैक्ट टेलीविजन की हो सकती है हो सके. मगर इस इंपैक्ट को हमने यूज नहीं किया, इस इंस्ट्रूमेंट को हमने यूज नहीं किया. कई सारे चैनल्स आए, बन गए, कई सारे प्रोग्राम्स बने, लोग खौफनाक तरीके से सनसनी दिखाते थे 11:30 बजे. सबसे बड़ी सनसनी तो यह है इनके साहब कि हमारे देश में ये सारे घोटाले हमारे सामने हो रहे थे और किसी ने इनके बारे में बोला नहीं था. 2010 से, फ्रॉम 2010 के मई में, और मैं बस 1 मिनट लूंगा, 2010 के मई में हमारे पास एक कागज आया, और इसके बारे में 2 साल पहले जब आया था मैं इधर, मैंने कहा था. उस कागज में लिखा गया कि 250,000 पाउंड का घोटाला हुआ है लगता है कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में. तो हमने देखा उसको, हमने दिखाया. दिखाने के बाद हमें लगा कि अच्छी रिपोर्ट है, 2nd या 3rd हेडलाइन बने. हमने तो सोचा भी नहीं था कि अगले दिन सुरेश कलमाडी नाम के एक व्यक्ति बड़े से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां पे कहेंगे हम टाइम्स नाउ को सू करेंगे, अर्नब गोस्वामी को कोर्ट ले जाएंगे. तो मैं जब मुंबई में बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो मैंने सोचा कि ये आदमी इस तरह से ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? Why is he overreacting? It seems to me he's going to have a heart attack out there. It is then that I began to look up the papers and I realized the scam is not 250,000 pounds. The scam was 70,000 crore rupees. ये स्कैम कहां पे डिस्कवर किया गया एनके सिंह साहब? ये स्कैम पहले तो ब्रिटिश अथॉरिटीज ने पकड़ा, ब्रिटिश अथॉरिटीज ने पकड़ा, टाइम्स नाउ ने दिखाया, टाइम्स नाउ के दिखाने के बाद सुरेश कलमाडी ने ओवर रिएक्ट की, हमने और रिसर्च किया और फिर घोटाला निकला. मैं आज पूछना चाहता हूं, आज चुनाव होने वाले हैं, आप हमें बताइए कि रोल्स रॉयस कंपनी के साथ जो डील हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की आपने पेपर में पढ़ी होगी, 10,000 करोड़ रुपए के
डील्स हुए हैं 5 सालों में इन दो कंपनी के बीच में, और कंपनी ने एडमिट किया है कि हमने 10 और 12% के बीच में कमीशन दिए हैं। हमारे देश में बोफोर्स के कारण एक सरकार गिर गई, आज 25 साल बाद फिर भी लोग 10 और 12% कमीशन दे रहे हैं। 10 और 12% कमीशन एक कंपनी के साथ डील में, उसका टोटल वैल्यू होता है 500 to 600 करोड़ रुपीस। ये पैसा कहां से आता है? ये पैसा कौन देता है? हमारे देश में क्या फिस्कल डेफिसिट की सरप्लस है कि हम ऐसा पैसा we can spend in terms of scams such as this? What I am saying is this: just think of one thing. Corruption in our country, and corruption is not the only issue, but corruption is a very big issue. Corruption in our country is so deep that despite the CWG scam, this particular scam was still going on. If the media in the national capital of India is too scared, too timid, or too worried to take on the powerful people, then I think the media should fold up and close down. There is no point of having a media. We have the media, we have the power, NK Saab, and let me tell you, people say, why do you shout when you say this thing? आपने कहा कि आप softly चीज क्यों नहीं कहते, तो मैं softly कहता हूं। मैं अगर कहूं आज कि ये जो घोटाला हुआ है इसको मैं अपनी 5वीं हेडलाइन करूं, I make it my 5th headline, और मैं 1 घंटा नहीं देके मैं 2 मिनट दूं, और मैं जोर से ना बोल के बड़े विनम्र तरीके से दूरदर्शन के न्यूज रीडर की तरह आपको न्यूज दूं, तो मैं आपको पूछता हूं, कौन देखेगा, कौन प्रभावित होगा? और जब आदमी प्रभावित नहीं होगा तो इंपैक्ट कहां से आएगी? अभी आप जो प्रश्न करना चाहिए आप कीजिए। अर्णव ने जो बात कही है उसमें एक पॉइंट शायद मिस कर गए। तालियां तो बहुत बजी। अर्णव, पॉइंट ये नहीं है कि उसको आप प्रेजेंट कैसे करते हैं। एग्रेशन ही क्या ओनली ऑप्शन है इस एलिमेंट के लिए? क्या गांधी ने ऐसा ही एग्रेशन शो किया था? एग्रेशन के अलावा क्या इसको हम सोबर तरीके से जब हम प्रेजेंट करेंगे विद अ लॉजिकल फॉर्मेट, कैन इट नॉट बी कैरिड टू द मासेस? ये पॉइंट था कि एग्रेशन जिसमें कि आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इस इशू को लेके लगता है, एंड द अदर ऑप्शन इज दैट यू आर ए न्यूट्रल स्पेक्टेटर एज एन एंकर। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि एग्रेशन क्या ओनली ऑप्शन है आप बात कैरी करने के लिए नेशन में? देखिए एनके साहब, दिस क्रिटिसिज्म, अब 2 चीजें होती है, लेट मी टॉक टू द ऑडियंस हियर। 2 चीजें होती है, एक होता है फॉर्म कि आप चीज को कैसे कहते हैं, दूसरा होता है कंटेंट कि आप क्या कह रहे हैं। जो मेरे क्रिटिक्स हैं, और बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, अब देखिए कितने चैनल्स को हमने पीछा छोड़ दिया, तो जितने चैनल्स को छोड़ा उतने तो क्रिटिक्स होंगे ही, मगर जितने क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि आप एग्रेसिव फॉर्म से क्यों कहते हैं। दे शुड फोकस ऑन व्हाट आई से। How I say is not important. You see, I'll give you one example. अब ये मीडिया को हो क्या गया है, इतना बड़ा घोटाला हर दिन हो रहा है, हम हर दिन दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कभी कभी कोई दूसरे चैनल फॉलो तो कर ले। अब एक घोटाले के बारे में आपको मैं बताता हूं। आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कि आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, मगर जो स्टूडेंट्स मेडिकल पढ़ना चाहते हैं वो भी काफी कष्ट करके, they study hard, they go to tuitions, they try to get into a medical college. Am I right or wrong? Right? Okay. Now, there is a scam in the Medical Council of India. I don't know if you know about it. Yes. जिस आदमी ने स्कैम किया उसको रिनॉमिनेट किया गया, उसको लाया गया। हाँ? एक हेल्थ सेक्रेटरी ने एक चिट्ठी लिखी गुलाम नबी आजाद को कि ऐसे मत होने दीजिए, अगर इस आदमी को चलाने देंगे या फिर दूसरे लोग उसके नाम पे चलाएंगे तो फिर ये घोटाला और बड़ा होगा और कई सारे स्टूडेंट्स अफेक्ट होंगे। इन द लेटर ही राइट्स, इट विल बी द एंड ऑफ मेरिट इन आवर कंट्री। मेरिट का ट्रांसलेशन क्या है? मेरिट, हाँ, प्रतिभा। हाँ, कि प्रतिभा की का कोई मायने नहीं होगा। नाउ फॉरगिव मी माय हिंदी इफ इट इज बैड, आई एम ट्राइंग। ओके, ही राइट्स द लेटर ऑन द 7th of January। एक सच्चा ब्यूरोक्रेट एक सीधी तरह से एक सच्ची लेटर लिखता है अपने हेल्थ मिनिस्टर को कि आप कुछ कीजिए इसके बारे में। हेल्थ मिनिस्टर क्या करता है? 3 हफ्ते में उसे निकाल देता है हेल्थ मिनिस्ट्री से। तो ये इतना बड़ा घोटाला है जिसके कारण hundreds of thousands of students and their careers will be affected. Now you tell me NK, I'll throw the question back at you. आप मुझे ये कहिए कि क्या मैं अकेला एडिटर हूं, क्या हम अकेले चैनल हैं, या टाइम्स नाउ के पत्रकार अकेले पत्रकार हैं कि हमें ही ये स्टोरी मिलती है?
क्या ये स्टोरीज बाहर किसी एडिटर या पत्रकार को मिल नहीं सकती है, या मिलती नहीं है, या दिखाना नहीं चाहते हैं? और अगर दिखाना नहीं चाहते तो उसका कारण बताइए एनके साहब मुझे, कि ये कैसा षड्यंत्र है जहां पे इतने बड़े घोटाले, इतना बड़े बड़े कांड हमारे देश में हो रहे हैं, मगर देश की सारी मीडिया को उसके बारे में दिखाना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, डिबेट होना चाहिए। ऊंचे आप, you do it with a high voice or a low voice does not matter, but at least you should do it. So my point to you is, in 2010, NK Saab, I'll take 30 more seconds. When we did the CWG scam, the other channels followed us. What has happened? Why do the other channels not follow the stories we are doing today? Why don't they? Who are they scared of? I'm not scared. But who are the other media scared of? This generation out there, which is going to be journalists of the future, I'll tell you one thing. If you have the slightest element of fear in your heart, don't do your journalism. But promise yourself that if you become a journalist in your entire life, you will not compromise, ever. आप लोग अर्णव के बारे में कितना जानते हैं कि इस पर्दे के पीछे जो 10 घंटे की मेहनत अर्णव की होती है, शायद वो हम लोग कभी सोच नहीं सकते कि किस इंटेंसिटी से वो करते हैं। जब आप स्टूडियो डिस्कशन देखते हैं तो आपको एक पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन मिलता है, लेकिन उसके पहले 8-10 घंटे अकेला एंकर कंट्री में है, जो कि हर एस्पेक्ट को, कि इस क्वेश्चन पे ये पॉलिटिशियन ये जवाब देगा, ये डिफेंस लेगा, और उस डिफेंस का काउंटर ये है जो कि आज से 15 साल पहले इसने फलाने कमीशन में डिपोज होते होते कहा है। ये बात अर्णव के सामने होती है। यही वजह है कि अर्णव के सक्सेस का, अर्णव जो कन्विंसिंग तरीके से बात करते हैं, उसके पीछे सिर्फ यही है कि गजब का प्रिपरेशन होता है, एंड लॉजिकली करेक्ट प्रिपरेशन। अभी एक स्टूडियो डिस्कशन था, उसमें एक व्यक्ति ने जो बात कही उसको लेके 15 साल पहले उस कमीशन में डिपोजिशन क्या था वो लेके अर्णव बैठ गए। पूरा का पूरा जो लॉजिकल ब्लॉक था उस व्यक्ति का, वो डिमोलिश हो गया। तो ये कोई साधारण एफर्ट नहीं होता है, और इंडियन जर्नलिज्म में अर्णव ने एक नया ट्रेंड सेट किया है। दोनों बातें हैं, हालांकि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि बाकी चैनल्स नहीं करते हैं, उनको भी मिलता है, वो भी करते हैं, लेकिन हाँ, एलिमेंट ऑफ एग्रेशन के साथ जो इनके रिपोर्टर जाके फेरेट आउट करते हैं इंफॉर्मेशन, दैट मे नॉट बी अवेलेबल विद मे बी सम अदर चैनल्स, वो एक फैक्टर हो सकता है। एग्रेशन है, अर्णव जो क्वेश्चन है मूड, उसके पीछे एक कारण है। एक बहुत बढ़िया मेनकिन ने एक बार कहा था, इन पॉलिटिकल डिस्कशंस हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉलेज। तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि हीट तो बहुत हो जाता है, नॉलेज नहीं होता, लेकिन हम इसको न्यूट्रलाइज कर दें ये कह के कि अर्णव के डिस्कशन को देखने के बाद हम लोग कॉपी पेंसिल लेके बैठते हैं कि इसमें कौन से फैक्ट्स हम नहीं जानते हैं, लॉजिकल ब्लॉक जो बनाया है उसमें कौन कौन से फैक्ट वल्नरेबल हैं या स्ट्रेंथन कर रहे हैं उस लॉजिक ब्लॉक को। तो अर्णव के लिए ये कहने की जरूरत नहीं है। जहां तक एग्रेशन का सवाल है, पॉइंट्स 2 हैं, और मेरे ख्याल से ये स्टूडेंट्स आपसे अब क्वेश्चन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस मैं एक ही इसको थ्रो करूंगा कि 2 चीज़ें हैं। एग्रेशन से कहीं लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि आप वेडेड हैं एक पर्टिकुलर, because the role of journalism is different. We create a marketplace for competing ideas and we throw it to the public and then leave it to their decision. We will give the both sides of the picture and then we leave it to the wisdom of the viewers. Here in your case, and that precisely is the reason why the students will ask you this question, कहीं ना कहीं लगता है कि जब आप एग्रेशन करते हैं तो you are wedded to a particular slant, and if that is the case, then does it not cast an aspersion on the entire theory that you have developed? That is one. Second, अगर मान लीजिए ये होता है, एग्रेशन इसको मिनिमम कर दें, लेकिन फोर्स उतना ही रहे, तो क्या ये इससे रेमेडी नहीं कर सकते? मेरे ख्याल से अब ये सेशन आप लोग के लिए है, आप लोग सवाल करें, और अर्णव मुखातिब हैं आपसे। Thank you. Ma'am, you want me to answer that? नो, नहीं, बट मेरा स्लांट क्या है इनके साहब? नहीं, स्लांट नहीं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने पाकिस्तान से 2 सर कटे, हम सब आउटरेज थे, देयर मे बी सम डाइंग रूम आउटरेज, बट देयर मे बी सम रियल आउटरेज। ये बात बिल्कुल सही है कि 2 सर कटेंगे तो कोई भी नेशन को लेकर नाराज होगा, लेकिन
अगर वो नाराज है उस समय एंकर, एंड माइंड यू आर एडिटर ऑल्सो, एडिटर एंकर इज अनदर प्रॉब्लम विच आई विल कम टू सब्सिक्वेंटली, कि एडिटर रिप्रेजेंट्स दैट चैनल ऑल्सो. अजीत जी, when he is anchor, he is also representing that channel. So sometimes it appears as if it is the view of the channel also, which should not be. I mean, channel cannot have a particular view, particular slant. So when as an anchor you are doing it and still you are editor, then the question is, are you wedded to a particular opinion? दो सर कटे हैं और हमें इस पे अटैक कर देना चाहिए, अगर ये मूव होता है तो ये डिसीजन तो पब्लिक का है. This is not for you to decide whether we should go for an attack on India, Pakistan. तो जब ये करते हैं तो ये कहां तक वैलिड है? मेरे ख्याल से इसके बाद ये हाउस आपसे सवाल करेगा तो अच्छा जी. मैं पाकिस्तान पे आई विल गिव यू अ शॉर्ट रिप्लाई. ये हमारे यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री है. कॉटेज इंडस्ट्री का हिंदी ट्रांसलेशन अजीत? घरेलू उद्योग, घरेलू कुटीर उद्योग. हाँ? एक वो इंडिया पाकिस्तान पीस नहीं, आप ट्रांसलेट कर, गलत ट्रांसलेशन मत दीजिए. हाँ, क्या पता आप क्या वर्ड मेरे से बुलवा लें. वैसे वो जो ट्रांसलेशन जिसके बारे में आपने कहा था वो मैं नहीं कहूंगा कहां से आया था. नहीं, मगर ये एक कुटीर उद्योग है हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें पीस प्रोसेस को लेके एक कॉटेज इंडस्ट्री है. इसको लेके लोग 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, विदेश में जाते हैं. इंडिया में मीटिंग नहीं होते हैं. वो हांगकांग जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, अमेरिका जाएंगे डिस्कस करने के लिए कि इंडिया और पाकिस्तान को कैसे हाउ टू इम्प्रूव द पीस बिटवीन दिस टू. फिर वहाँ पे जाएंगे, दे विल ट्रैवल बिजनेस क्लास, दे विल कम बैक, राइट. Some Americans, some Germans, some God knows which country will sponsor them, and they basically have a very good time. I am not saying that this peace industry is bad, it does nothing. But NK साहब, ये peace industry तब active हो जाती है जब इस तरह के हादसे होते हैं जहाँ पे हमारे soldiers के सर कट जाते हैं, तो immediately ये peace industry overactive हो जाती है और ये कहने लगती है इससे, instead of talking about what Pakistan has done, immediately the discussion becomes, will the peace process be affected? If there was a peace process, let me ask you NK साहब, मैं आपको काउंटर क्वेश्चन करता हूं, अगर पीस प्रोसेस होता तो क्या हमारे सोल्जर्स के सर कट के आते वापस या वापस भी नहीं आते? आप मुझे बताइए. तो जो लोग ये कुटीर उद्योग करते हैं पीस प्रोसेस के बारे में, वो कभी ये सोचते हैं कि उनके जो एफर्ट्स हैं दे आर मीनिंगलेस एज ऑफ नाउ. दूसरी बात मैं आपको कहूंगा कि 2006 में हमारी चैनल बस शुरू ही हुई थी. 2006 या 5 में समझौता एक्सप्रेस जब हुआ था, जब ब्लास्ट हुई थी, तो खुर्शीद अहमद कसूरी, आई थिंक वो फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तो मुझे बुलाया गया पाकिस्तान हाई कमीशन में. इसके बारे में मैंने बात नहीं की, आज पहली बार आपको कह रहा हूँ. तो इंटरव्यू चल रहा था. इंटरव्यू चलने के दौरान 2-3 सवाल मैंने कर दिए तीखे. इमीडिएटली एक व्यक्ति आए जो 6 फुट 6 का हाइट था. ही वाज लुक लाइक अ बाउंसर एंड ही केम बिटवीन मी एंड द फॉरेन मिनिस्टर एंड ही सेड कि मिस्टर कसूरी ये इंटरव्यू नहीं हो सकता है. और फिर मैंने कहा कि ये इंटरव्यू क्यों नहीं हो सकता? बोलते नो, दिस इज नॉट एन इंटरव्यू, दिस इज अ इंटेरोगेशन ऑफ द पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर. सो आई सेड दैट आई हैव बीन कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू एंड दिस इंटरव्यू इज हैपनिंग इन द पाकिस्तान हाई कमीशन. इधर पे हुआ था. बट आई मस्ट बी अलाउड टू कंप्लीट माई क्वेश्चंस. So this man, the foreign minister of Pakistan, looks at this man, and I was imagining, who is this man? Is he the head of the ISI? He looks at this man. The foreign minister said, "Janab, please, अभी interview होने दीजिए." मैं तो चौंक गया था कि इस देश में ऐसा हो सकता है जहाँ के देश के विदेश मंत्री एक किसी अननोन ऑफिशियल को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई साहब मुझे इंटरव्यू देने दीजिए. तो उन्होंने कहा मुझे इंटरव्यू देने दीजिए. तो फिर बातचीत चली और फिर इंटरव्यू एक तरह से बंद हो गई. उसके बाद से लेके आज तक 8 साल हो गए, 7.5 साल. पाकिस्तान ने आज तक, पाकिस्तान के सरकार ने एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के एक भी रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, प्रोड्यूसर को पाकिस्तान का वीजा नहीं दिया है. जब हमारे लीडर्स पाकिस्तान जाते हैं तब भी टाइम्स नाउ के किसी रिपोर्टर या प्रोड्यूसर या एडिटर या जर्नलिस्ट को वीजा नहीं मिलता है. एंड आई कैन टेल यू दिस कि मुशर्रफ साहब का इंटरव्यू हो रहा था. जब मुशर्रफ साहब का इंटरव्यू हुआ तो उनके
हमारे चैनल पर तब हमारे एक जर्नलिस्ट को फ़ोन किया गया कि ये इंटरव्यू टाइम्स नाउ पे कब दिखाया जाएगा। तो हमने कहा कि 9 बजे दिखाया जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बता देता हूँ उनके घर पे। तो हमने पूछा कि पाकिस्तान में आपको टाइम्स नाउ कैसे मिल रहा है? तो बोलते नहीं नहीं, टाइम्स नाउ तो पाकिस्तान में बहुत लोग देखते हैं। तो मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को भी पता है कि भारत की किस चैनल ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल रिपोर्टिंग करती है इंडिया पाकिस्तान को लेकर। दे रेस्पेक्ट अस, दे मे नॉट गिव अस अ वीजा, आई मे नॉट गेट एन इंटरव्यू, बट इट डज नॉट मैटर। आई एम नॉट पार्ट एंड आई विल नेवर बी पार्ट ऑफ अ कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ पीस। आई डू नॉट बिलीव, इसका मैं एक आपको टफ ट्रांसलेशन देता हूं, इसको मैं कहता हूं कैंडी फ्लॉस डिप्लोमेसी। अब कैंडी फ्लॉस डिप्लोमेसी इज व्हाट? हाँ, it's you know candy floss, वो जो on a stick they put that candy around it, right? So it's so candy floss diplomacy, you know why I call it candy floss diplomacy? Because it is very sweet. It is very sweet, it looks very nice, it's very light, but it's very bad for your health. I hope that answers your question, NK sahab. चाशनी वाली राजनीति, उसमें हम बिलीव नहीं करते। हमें लगता है कि जो देश की राजनीति होनी चाहिए, इट शुड हेल्प द पीपल ऑफ दिस कंट्री, एंड आई बिलीव दैट वी आर प्राउड ऑफ व्हाट आवर आर्मी डज इन कश्मीर। वी आर प्राउड ऑफ द सैक्रिफाइसेस दैट दे मेक। वी आर प्राउड, we say that Jammu and Kashmir is an integral part of India. We don't think it is fashionable to be a secessionist. So that is my point of view. Now I believe that's also the point of view of the government of India. So Pakistan is Yes. settled issue in my view. But yes, many channels in Delhi have a different point of view. They have their point of view and I have my point of view. Yes, that's valid. So you can start your questions. Hello, sir. Hello. Sir, my question is, who sets the agenda for my nation? Is it public? Is it politicians? Or is it prime time? I think it's people who set the agenda, and I'd like to say this to you, that the day primetime news or any news does not reflect the views of the people of this country, nobody will watch it. Let me tell you, my young friend, when you do journalism from the heart, and I do journalism from the heart, when I come on air at 9 o'clock or whenever, I do what I believe in. I believe there are some things right in our country and some things which are wrong in our country. I don't do it for creating a sensation. I don't do it for creating ratings. When Prince falls into that well in Kurukshetra, if we had, and the media had, and all the Hindi channels, and we were one of the English channels, if we had not made a big deal of it, do you think the member of parliament, the district commissioner, the army, everybody would have landed there and Prince would have come out alive? तो ये लोग कह सकते हैं कि प्रिंस की स्टोरी जो हमने की बड़ी सेंसेशनल स्टोरी थी। मैं तो कहता हूँ सेंसेशनल नहीं है, ये एक तरह से इट इज जर्नलिज्म दैट वी बिलीव इन। वी बिलीव दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड रॉन्ग इन आवर कंट्री, राइट? एंड योर जनरेशन should feel even more strongly about it. And I strongly believe that the journalism that we do today will make things better in our country for the future. Genuinely, believe me, it will. It will not change overnight. So who sets the agenda is your question. The people set the agenda for this country. And the media should really be the voice of the people. And the media which is not the voice of the people can never be a high impact media. I don't believe in such kind of a media. मित्रों, आपका सब की तरफ से एक मैं छोटा सा सवाल जो कि आप लोग के दिमाग में होगा। आप हर्ट से जर्नलिज्म करते हैं। जर्नलिज्म, मान लीजिए कि कल आपका बिलीफ एक हो जो कि फॉल्टी हो, तो क्या आप डिससर्विस नई नेशन की कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज यू बिलीव इन सर्टेन पर्टिकुलर issue or certain ideology, don't you think this will be to the detriment of the country's interest? No, I think NK Saab, the word ideology is wrong. I'll tell you, I'll give you simple answer. Between right and wrong, black and white, where is the ideology? सच और झूठ के बीच में आइडियोलॉजी कहां से आ गई? जो सच सच है, जो झूठ झूठ है। और अगर मैं आइडियोलॉजी को यूज करके सच के तरफ से नहीं बोलूं तो फिर आई डोंट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ माय जर्नलिज्म। बांदा में एक 16 या 17 साल की लड़की को रेप किया गया वहां के लोकल एमएलए ने,
लड़की गई थाने पे और उसने कहा कि मैं केस करना चाहती हूं एमएलए के खिलाफ। एमएलए के खिलाफ केस तो नहीं हुआ, मगर एमएलए ने फोन कर दिया था, तब तक बहुजन समाज पार्टी के एमएलए थे, आपको याद होगा अजीत जी, और फिर लड़की को थाने में बंद कर दिया गया। इसमें आइडियोलॉजी कहां से आ गई? वो जो हुआ वो गलत है, और गलत के खिलाफ हमें बोलना तो हमारा कर्तव्य है, हमारा एक ही, दैट्स द रीजन आई बिकेम अ जर्नलिस्ट। तो मैं यही कहूंगा, जो ये सारे जो जर्नलिज्म के ज्यादा एनालाइज करके कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है सिंपल बात है, यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, यू आर डूइंग जर्नलिज्म, यू बिलीव दिस इज राइट एंड दैट इज रॉन्ग। आइडियोलॉजी तब आती है जब मैं बैठ के समझता हूं, षड्यंत्र करता हूं कि अच्छा मैं अभी बीजेपी के लिए थोड़ा बोल देता हूं, कल बीएसपी के लिए बोल देता हूं, अच्छा वो कांग्रेस वाले को भी खुश कर देता हूं, इसके खिलाफ बोलता हूं या इसके खिलाफ बोलूंगा तो वो खुश होगा। दैट इज कॉम्प्रोमाइज। उस तरह के कॉम्प्रोमाइज में मैं कभी बिलीव नहीं करता। मगर सच और गलत के बीच में इट्स सो ऑब्वियस एनके साहब दैट रियली देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन आवर कंट्री व्हिच आर रॉन्ग। बांदा वाज वन एग्जांपल, और कई लोगों ने कहा बांदा पे हमने इतनी अच्छी रिसर्च की, और कई लोग कहते हैं ये पीपली लाइफ टाइप की जर्नलिज्म है। इट इज नॉट पीपली लाइफ, इट इज सीरियस जर्नलिज्म which makes an impact. Next question, please. Sir, Yeah. hello sir, this is Gaurav Sharma from iSIMS. Sir, you have talked about the corruption, but yesterday Mr. Ashutosh said that there are some media houses which are corrupted today. Is it true? Was Ashutosh was part of which media house till 1 month back? Sir, IBN 7. So was he corrupt? Sir, I don't know about. Did you ask him that? Sir, You should have asked him, because I was in the same platform with Ashutosh 2 Sir, months he back. said that- नहीं सुनिए ना, 2 महीने पहले तो आशुतोष जर्नलिस्ट थे। 2 महीने पहले तक तो वो पत्रकारिता के बारे में बोल रहे थे, नेताओं के खिलाफ बोल रहे थे। वो 2 महीने पहले कह रहे थे पत्रकारिता करके हम नेताओं पर हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आज आप नेता बन गए तो आप पत्रकारिता के खिलाफ बोल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है दिस इज राइट। आपको आशुतोष को एक सवाल पूछना चाहिए था, आपको आम आदमी पार्टी को एक सवाल पूछना चाहिए था, और वो सवाल ये है, किस चैनल ने ये पूछा कि खप पंचायत को इन 2013-14 खप पंचायत को टॉलरेट नहीं किया जा सकता? किसी भी आइडियोलॉजी व किसी भी इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट को यूज करके आप ये नहीं कह सकते कि खप पंचायत के साथ बातचीत होनी चाहिए। किस बात को लेके बातचीत करें कि लड़की की बलात्कार उसके पिताजी ने किया और खप पंचायत ने कहा कि बेटी को अपने बाप के साथ शादी करके गांव से निकल जाना चाहिए? यह किस तरह की आइडियोलॉजी है? और आम आदमी पार्टी को तो हमने सिर्फ 2 सवाल किए थे कि खप पंचायत पे आप खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं? क्या इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि हरियाणा में आपके काफी अभी राजनीतिक इंटरेस्ट आ गए हैं, और अगर आप उस कारण से नहीं बोलते हैं तो आपके और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज में फर्क क्या है? तो सवाल तो बड़ा सिंपल है। आप किसी इशू को, कल आशुतोष अगर होते तो मैं उनको पूछता ही, और मैं जानना चाहता था कि हमने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने तो ये कहा था कि मैं कभी गवर्नमेंट घर नहीं लूंगा, मगर मेरे पास तो कागज है दिखाने के लिए कि आप एक नहीं 2-2 बंगलो चाह रहे थे, आप चाह रहे थे। तो हमने वो क्वेश्चन पूछ दिया, क्या ये गलत है? किस आइडियोलॉजी के, अकॉर्डिंग टू विच आइडियोलॉजी इज दैट क्वेश्चन रॉन्ग? यू सी, आई विल टेल यू वन थिंग, फॉर द लास्ट 2 months द आम आदमी पार्टी has refused to send any representative on Times Now. Okay? And I have said very clearly, I am not a media partner of any political party. मैं किसी पार्टी को खुश करके उनके स्पोक्सपर्सन्स को बुलाता नहीं हूँ मेरे प्रोग्राम पे। आपने कई बार देखा होगा खाली चेयर्स है। मैं तो ये चाहता हूँ, मैंने तो आशुतोष को भी कहा है, क्योंकि हम आपके पार्टी के खिलाफ कुछ प्रश्न उठाते हैं, उसका मतलब तो नहीं कि आप मीडिया बॉयकॉट कर देते हैं। तो देखिए, ये सवाल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मगर मैं तो आशुतोष जी को यही पूछूंगा कि आप भी तो पत्रकार थे, आज सारे पत्रकारों को आप करप्ट कह रहे हैं। आप अपने आप को बताइए कि जब CWG घोटाला जब एक्सपोज हो रहा था तो आम आदमी पार्टी कहाँ थी? जब 2G स्कैम एक्सपोज हो रहा था तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन कहाँ थी? जब देवास इसरो स्कैम एक्सपोज हो रहा था तो आम आदमी पार्टी कहाँ थी? जी, जब आदर्श कारगिल फॉर प्रॉफिट स्कैम एक्सपोज हो रहा था तो आम आदमी पार्टी और इंडिया अगेंस्ट करप्शन कहाँ थी? अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, अन्ना हजारे कहाँ थे वो सब? तो ये कोई करप्शन तो आम आदमी पार्टी ने डिस्कवर नहीं किया है माय फ्रेंड। वी हैव फॉट अगेंस्ट इट, वी हैव फॉट अगेंस्ट करप्शन एंड वी हैव टेकन रिस्क्स and we have questioned politicians, and we do it every night, and we don't do it so that we can fight an election and become an MLA or MP or chief minister.
So you cannot call the media corrupt. Anyone who passes a sweeping statement on the media being corrupt is completely wrong. Yes, there may be some black sheep in the media as well. And there are things which have happened in the media that I'm not proud of, including the Radia tapes. But that does not mean that they can make a sweeping statement that all the media are corrupt. We fought against corruption. We've risked it, my friend. And why have we done it? We have done it so that we change the nature and definition of journalism in this country. So that by doing so, I do it today not for money. I don't do it because somebody pays me money to expose a scam. I do it because I believe in it. And I know that if we do it for 10 more years, 5-10 साल हम इस तरह की जर्नलिज्म करते रहे तो इम्पैक्ट है और मीडिया इस देश को बदल सकता है फॉर योर जनरेशन. Excellent. So that's what I'd like to say. Thank you. Arnav ke honesty, sense